और नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। देश की बात में आज ढेरों खबरें तो हैं ही, कुछ राहत की खबरें भी आपको हम दिखाएंगे और तमाम परेशानियों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो कि नोटबंदी से हो रही है। सरकार ने क्यों लिया नोटबंदी से लोगों को कुछ राहत देने का फैसला, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एपीए ने सबसे पहले आपको बताया था कि नोटबंदी जिसमें 500 और 1000 के नोट जो अभी विभिन्न जगहों पर चल रहे थे उसकी मियाद 24 तारीख को खत्म हो रही थी, अब उसे बढ़ाया जाएगा और वही बात अमल में आई है। नोटबंदी पर संसद में आज कैसे हुई सरकार और विपक्ष के बीच महाभारत, ये महाभारत का आपके सामने रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कैसे खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कौन से 6 मुख्य बातें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताई वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को, और साथ ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद क्यों नहीं चली संसद, ये हम आपको बताएंगे। नोटबंदी पर सरकारी सर्वे पर क्यों उठे सवाल, यूपी के सीएम अखिलेश क्यों पहुंचे संसद और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने बुआ पर साधा निशाना, ये भी आपके सामने होगा। और अब क्या होगी विपक्ष की रणनीति, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आम आदमी की मुश्किलें क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। एक रियलिटी चेक कि कैसे आम आदमी के घरों की हालत अब खराब हो रही है और आज भी कतार में लगे लोग क्या कह रहे हैं। और साथ ही आपको हम दिखाएंगे कि कैसे अपने वादों से पलट गए हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो 2 प्रधानमंत्री यानी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो कुछ हुआ, ये सब कुछ आपके सामने होगा जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और इसके पहले कि संसद के अंदर चल रहे महाभारत से आपको रूबरू कराऊं और उसकी पूरी कहानी आज किस तरह से आगे बढ़ी, ये हम आपको बताएं। इससे पहले शुरू करते हैं थोड़ी सी राहत की खबर के साथ। और वो राहत मिली है नोटबंदी के इस दौर में। सरकार ने 500 और 1000 नोट की मियाद अब बढ़ा दी है। अब ये नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल और मेट्रो में पुराने 500 और 1000 के नोट चलेंगे। आज 12 बजे से ही इसकी मियाद खत्म हो रही थी। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 दिसंबर तक टोल फ्री भी कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 24 नवंबर तक देश के सभी नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया था। इसके अलावा 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बैन हुए पुराने नोट टोल प्लाजा पर स्वीकार किए जाएंगे, ये भी सरकार ने घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई घोषणाओं के अनुसार नोटबंदी के बाद कैश की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि अब आम आदमी अपने 500 और 1000 के नोट जाकर बैंकों से नहीं बदलवा सकते। 500 और 1000 के नोट जो अभी तक आप जाते थे और बदलवा के घर लाते थे और इसके बदले आपको 2000 का नोट मिलता था, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। आप जाकर बैंकों से नोट अपने नहीं बदलवा सकते। लेकिन पुराने जो नोट हैं कुछ मुख्य जगहों पर, जिसमें अस्पताल हैं, टोल हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप हैं, दवा की दुकानें हैं, वहाँ पर आपके पुराने नोट चल सकते हैं। लेकिन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ही ये नोट चल पाएंगे जैसा कि पहले भी हो रहा था। तो तमाम इस जो परेशानियां हो रही हैं उस बीच ये खबर थोड़ी सी आपको राहत दे सकती है। जैसा कि सबके मन में चिंता था कि कल से क्या होगा, अब सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर तक की मियाद बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच नोटबंदी के फैसले पर सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश भर में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में 2000 रुपए के नोटों पर देवनागरी लिपि पर याचिका दाखिल हुई है कि यह संवैधानिक नहीं है। साथ ही 2000 रुपए के नोट का नोटिफिकेशन जारी न होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आमतौर पर कोई भी नोट जब मार्केट में आता है, जब बाजार में आता है, तो उसका नोटिफिकेशन पहले जारी होता है और उसके बाद उसे अमल में लाया जाता है, उसे प्रचलन में लाया जाता है। लेकिन 2000 के नोट के साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो सीधे प्रचलन में आया है और उसका कोई नोटिफिकेशन चूंकि जारी नहीं किया गया, इस वजह से 2000 के नोट को क्यों ना अवैध करार दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह की याचिकाएं दाखिल हुई थी। और
मद्रास हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो रही है। और अब हम बात करते हैं राज्यसभा में आज हुए हंगामे की। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से नोटबंदी पर जारी चर्चा में अपना पक्ष रखा। नोटबंदी के बाद देश के कई हिस्सों में फैली अफरा तफरी पर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। अर्थशास्त्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी का सरकार का फैसला प्रबंधन की विशाल असफलता है और ये संगठित और कानूनी लूट खसोट का मामला है। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। थोड़ी तकलीफ रहेगी तो आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचे। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इसके बाद नोटबंदी पर चल रही बहस फिर शुरू हुई। जाते थे तब प्रधानमंत्री आपको रिसीव करते थे। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पक्ष रखा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति भले ही गलत ना हो, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ये फैसला गलतियों का स्मारक है। I do not disagree with these objectives, but what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken, about which today there is no two opinions in the country as a whole. नोटबंदी पर चर्चा कर रहे मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस ऐलान से आम लोगों को परेशानी हुई है, कई लोगों की मौत भी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले से देश के लोगों का देश के बैंकिंग और करेंसी सिस्टम में विश्वास कम हो सकता है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते। I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. 2.5 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब किसी बड़ी बहस में मनमोहन सिंह शामिल हुए। Therefore, I feel that the Prime Minister इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने सिर्फ एक बार 5 अगस्त 2016 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2015 के बारे में हुई चर्चा में हिस्सा लिया था। this distress that has been caused to the common people. ब्यूरो रिपोर्ट, APN। That every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw. उधर संसद में लगातार जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार आगे आई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक भी उन्होंने बुलाई, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार के साथ अब कोई भी बैठक 28 नवंबर के बाद ही होगी, यानी 28 नवंबर तक नोटबंदी पर हंगामा थमने के आसार तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह ने एक एक करके नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम लोगों तक की बात की। पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि 50 दिन का वक्त बहुत ज्यादा है और ये इसीलिए दुखद है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर ही पड़ना है और 50 दिन के अंदर जो कुछ भी होगा वो आम आदमी के लिहाज से बेहद खराब होगा और इससे आम आदमी का माली हालत जो है उसकी वो बहुत खराब होगी और इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जीडीपी 2% तक नीचे चली जाएगी। नोटबंदी पर राज्यसभा में चर्चा करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी लंबे समय में फायदा देगी, उन्हें अपने बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त में हम सब मर चुके होंगे। अपने संबोधन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार की कई कमियां उजागर की।
मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी लागू करने में कुप्रबंधन देखने को मिला है। इससे जीडीपी की ग्रोथ 2% तक कम होगी। हम नोटबंदी के उद्देश्य के खिलाफ नहीं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके के खिलाफ हैं। नोटबंदी से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और आम जनता परेशान है। बड़े ग्रामीण इलाके में सेवाएं देने वाला सहकारी बैंक सेक्टर काम नहीं कर पा रहा है। पीएम ने लोगों से 50 दिन इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन ये 50 दिन लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पीएम लोगों को राहत देने के लिए हमें व्यवहारिक तरीकों को ढूंढने में मदद करेंगे। मनमोहन सिंह के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद थे और उन्होंने पूरा भाषण सुना। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष तय समय से पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भाषण का मांग कर रहा था, जबकि सरकार इसके खिलाफ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और नोटबंदी के इस मसले पर और इसके प्रायोगिकता पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री अजय पटनायक फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक एक करके तमाम मुद्दे उठाए हैं इस नोटबंदी के से जुड़े हुए, आपको यदि मैं पूछूं इस पूरे मसले को आप कितना प्रायोगिक, कितना प्रैक्टिकल देखते हैं इस नोटबंदी के इस पूरे मसले को? पहले तो ये कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूँ। जी। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जहाँ तक मनमोहन सिंह जी का सवाल था, उनका जो स्पीच था, वो बहुत ही सही बात है। देखिए, टोटल ब्लैक मनी जो देश में है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, सोने में हो, जैसे बेनामी शेयर तो जो भी हो, उसका सिर्फ 6% जो है वो कैश में है। जी। मान लीजिए सरकार के भी कहना है 3 लाख करोड़ के करीब ब्लैक में कैश है, आउट ऑफ 14.5 लाख करोड़। जी। अब 14.5 लाख करोड़ जो है उसमें से 3 लाख सिर्फ ब्लैक मनी सर्कुलेशन में है। 11, 11.5, 12 लाख करोड़ जो है जिनके पास रियल मनी है, जो ब्लैक नहीं है, हमारा अपना इनकम है, उसको आप इस तरह के परेशान कर रहे हो लोगों को निकालने के लिए। 70 लोग अपना जान दे चुके हैं, मोर देन 70। ये कहाँ का न्याय है कि 3 लाख करोड़ को पकड़ने के लिए आप 11-12 लाख करोड़ जो है जिनके पास जो पैसा है, जी, जो काला नहीं है, उसको तंग कर रहे हैं आप। बिल्कुल। दूसरा, आपने क्या कर दिया पूरा देश में, देश भर में लोग अब कोई चीटिंग कर रहा है, कोई एजेंट बन रहा है, कोई किसी के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई 500 रुपया का नोट लेके 300 रुपया दे रहा है। हजार लोग ऐसे आपने खड़ा कर दिया जो देश में ब्लैक करने के लिए तैयार है, जी, मनी लॉन्डर करने के लिए तैयार है, चीट करने के लिए तैयार है। जी। कौन सा चरित्र बिल्ड कर रहे हैं आप समाज का? जी बिल्कुल। हजार तो अजय लोग जी, हर इसको जगह से क्या समझा जाए कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको ब्लैक मनी के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अभी भी कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसमें कई बड़े फैसले लेने के आसार नजर आ रहे हैं। अब ये भी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा डिपॉजिट करेगा उसी वक्त वो पेनाल्टी लगाएंगे। क्या मैं इसको समझूं कि सरकार ने जो ये पूरा फैसला लिया बेहद आनन फानन में लिया और अब जैसी जैसी स्थिति बन रही है या इस फैसले को बरकरार रखने के लिए वो और बड़े बड़े फैसले लेते जा रही है और गलती पर गलती होती जा रही है? मुझे तो लग रहा है वो 3 लाख करोड़ जो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्लैक मनी है जी, कैश में, किसी तरह दिखाएंगे कि वो सिस्टम में नहीं आया, हम सक्सेस हो गए। इस बीच में जो है बाकी लोग जो है परेशान हो, मर जाए, है लाइन में खड़े रहे, धोखे पैसे, बेटी के शादी नहीं करा पाए, किसान को नौकरी ना मिला, सीड ना मिले, फर्टिलाइजर न मिले, कुछ भी हो जाए, पर हमें 3 लाख करोड़ जो है कैश में दिखाएंगे, सिस्टम में वापस नहीं आया, वो ब्लैक हमने पकड़ लिया। बात ये है, जहाँ तक आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, सब लोग जानते, कोई भी देश में कहेगा नहीं कि ब्लैक मनी अच्छा है, अनलेस जो इस तरह के कमाते हैं। आम आदमी कोई नहीं कहेगा ब्लैक मनी अच्छा है, पर आप 50 दिन दे रखे हैं उनको सिस्टम में वापस डालने के लिए। आप अभी 8 तारीख से आज तक हो गया करीब 2 हफ्ते से ज्यादा, जिनके पास ब्लैक मनी है वो पूरे सिस्टम में व्हाइट करके फिर से ब्लैक बनाने लग गए हैं जी। अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं, बैंक में डलवा रहे हैं किसी के थ्रू, किसी तरीके से। आपके वहाँ सारे ऑफिशियल, चाहे बैंक हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कोई भी हो, सब उनके साथ लिंक्ड हैं, जी जी, नेटवर्क है जी। तो पूरा व्हाइट कर रहे हैं, फिर से ब्लैक में ला रहे हैं बड़े बड़े नोट्स में जी। तो आप ब्लैक मनी तो बंद नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप जो है जो सिस्टम में लोगों ने कहा, इकोनॉमिस्ट को हम सुनते रहते हैं जी, तो ब्लैक मनी जनरेशन को बंद करिए। आप स्टेट का पावर इस तरह मत बढ़ाइए कि और ब्लैक मनी जनरेट होगा। जी। हर चीज में लोगों को
डराएंगे, आप उसको डंडा दिखाएंगे या आपके पास हर क्लियरेंस के लिए जाएंगे। वो तो ब्लैक मनी जनरेशन का यही जरिया है जी। आप उसको नहीं ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। बिल्कुल, पब्लिक और जी स्टेट के बीच में जो संबंध है उसको खत्म करके आप करिए जिससे जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत जरूरी है और शायद यहाँ पर यही नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और उधर संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर लगातार मचे बवाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले लोकसभा और आज राज्यसभा में नजर आए। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान वो कुछ पल के लिए सदन में मौजूद रहे, हालांकि चर्चा के बीच में वो चले गए, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का कहना था कि नोटबंदी पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद रहना ही चाहिए। विपक्ष का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि पीएम पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। अरुण जेटली ने क्या कहा पहले आप सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मसले पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। चेयर का ध्यान, ऑनरेबल चेयरमैन का ध्यान इस तरफ दिया था कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी यहां रहे और सबके भाषण सुनेंगे और उत्तर देंगे तो अभी से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे और उत्तर भी देंगे। रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे शक था और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है और अब भागने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है और ये एक नया तरीका है, ये एक नया तरीका है उस चर्चा से भागने का। और इसलिए चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे, इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। ये कोई परंपरा नहीं है 15 घंटे चर्चा चलेगी तो वो 15 घंटे सदन में बैठेंगे। तो प्रधानमंत्री सदन में आएंगे या नहीं आएंगे, इसी पर काफी देर तक बहस चलती रही। उस बीच नोट बैन के मुद्दे पर न तो सरकार झुकने को तैयार दिखी और न ही विपक्ष पीछे हटने को। नोटबंदी पर कई दिनों से संसद में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं ढूंढा जा सका है। इन सब के बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का सरकार पर हमला लगातार जारी रहा है और आज भी रहा। नोटबंदी पर विपक्षी एकजुटता के आगे केंद्र सरकार अब घिरती नजर आ रही है। अब तक अलग थलग दिख रहे विपक्ष ने सुर से सुर मिला लिए हैं और इसी का नतीजा है कि सरकार बचाव की मुद्रा में। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी की ओर से बोलते हुए नरेश अग्रवाल ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी की भावुकता पर सवाल उठाए। मैं प्रधानमंत्री जी आगरा में गए, गाजीपुर में गए, भावुक होकर आपने भाषण दिया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जान पर खतरा हो सकता है तो फिर पाकिस्तान से कौन सुरक्षा हमारी करेगा? और बहुत भावुकता में जब बार-बार बोला जाता है तो जनता भी उसको कहीं ना कहीं ड्रामे के रूप में लेने लगती है। नोटबंदी के फैसले के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद विरोध का झंडा उठाने वाली तृणमूल कांग्रेस भी अब सरकार को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। राज्यसभा में टीएमसी ने मोदी सरकार के फैसले को गरीबों और किसानों के खिलाफ बताया। Because Trinamool means grassroots. Grassroots. This announcement has hurt everybody. सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुखर रही बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर अब भी बरकरार है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान मायावती ने सरकार के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जो आपने तरीका अख्तियार किया है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। उससे पूरे देश के गरीब, मेहनतकश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गांव के लोग सफर कर रहे हैं। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के बीच विपक्ष के हंगामे से जाहिर हो गया कि नोटबंदी का मुद्दा फिलहाल थमने वाला नहीं है। ये बात और है कि आपसी तकरार में संसद का कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
APN। लेकिन लोकसभा में गुरुवार को उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने कागज फाड़कर स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ फेंका। इस पर चेतावनी देते हुए लोकसभा अध्यक्षा ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच राज्यसभा में नोटबंदी के फैसले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई सवाल उठाए। नमो ऐप के सर्वे को पूरी तरह से उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि सर्वे गलत और प्रायोजित है। अगर सर्वे को लेकर बीजेपी उत्साहित है और पीएम में हिम्मत है तो लोकसभा भंग करें, देश में नए सिरे से चुनाव कराएं, वही सबसे सही सर्वे साबित हो जाएगा। नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। लेकिन नोटबंदी के अलावा जो राज्य की राजनीति है उसे भी देखना था। इसीलिए नोटबंदी पर घमासान के बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को संसद में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस पर मायावती ने कहा कि दोबारा सत्ता में आने के लिए सपा चीफ का बबुआ गठबंधन के लिए दर दर घूम रहा है। आज वह पीएम के दर पर आया था। पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बुआ अब बीबीसी यानी कि बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बन गई है। उनका नाम नहीं लेते हैं आजकल। पत्थर वाली सरकार। अब लेकिन मैं उनका ये इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही है टीवी पे। ये दूसरी बीबीसी है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। कि सपा मुखिया का जो बबुआ है, जो सपा मुखिया का समाजवादी पार्टी का जो बबुआ है, तो उसको उत्तर प्रदेश में इस समय जब वो बहुत मुश्किल में है। तो बबुआ और बुआ दोनों ही ऐसे देशज शब्द हैं जो संबंधों और स्नेह को दर्शाते हैं, लेकिन सपा और बसपा के संदर्भ में इनके मायने बिल्कुल बदले हुए हैं और इन्हीं शब्दों से इन दलों के नेता एक दूसरे पर तंज के तीर चला रहे हैं। और तीर चलाने में बीजेपी के कुछ अपने भी खामोश नहीं रह रहे। खासकर 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के अपने फैसले को लेकर अपने ऐप के जरिए कराए गए सर्वे के बाद भले ही बताया हो कि 90% जनता उनके इस फैसले को सही मानती है, लेकिन बीजेपी के ही सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इससे सहमत नहीं है। नमो ऐप के इस सर्वे को पूरी तरह से खारिज करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं, मूर्खों की दुनिया में रहने से नुकसान ही होगा। नोटबंदी पर विपक्ष तो सरकार के खिलाफ खड़ा ही है, लेकिन अब उसके अपनी भी मुसीबतें बढ़ाने लगे हैं। काफी दिनों से शांत बीजेपी शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ही पार्टी पर फायर हो गए हैं। नोटबंदी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कराए सर्वे पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर जनता से उनकी राय मांगी थी, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया उसमें 90% लोगों ने पीएम मोदी का नोटबंदी पर खुलकर समर्थन किया है। इस मसले पर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्विटर पर बयान आग में घी का काम कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा कि हमें मूर्खों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए और निहित स्वार्थों वाले लोगों की ओर से कराए गए गढ़े हुए सर्वे और रिपोर्टों से खुश नहीं होना चाहिए। मुद्दे की तह तक जाना चाहिए। गरीबों, समर्थकों, वोटरों और महिलाओं का दुख दर्द महसूस करना चाहिए। माताओं और बहनों की अच्छे मकसद की गई बचत और गाढ़ी कमाई को काला धन नहीं माना जा सकता। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ ही देर में अपना यह ट्वीट हटा भी दिया, लेकिन तब तक जनता के सामने तो यह बात आ ही गई। वैसे शॉटगन अपनी पार्टी से लंबे समय से नाराज हैं। बिहार चुनाव के वक्त भी वह बीजेपी पर कई बार बिफरे थे। एक बार फिर वह अपनी ही पार्टी के शत्रु बने दिखाई दे रहे हैं। अभी तक बीजेपी में नोटबंदी के खिलाफ यह शायद पहली मुखालफत भरी आवाज है, लेकिन ट्वीट हटाने से कहीं इस आवाज को कहा तो नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और दरअसल इस पर शक क्यों न हो, इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों न हो, जब प्रधानमंत्री ने सर्वे खुद ही करवाया और जब ये कहा कि नमो ऐप डाउनलोड करो अपने स्मार्टफोन पर और उस पर
अपना कोई आईडी देने के बाद उनके द्वारा पूछे गए 9 सवालों का जवाब दो, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि नोटबंदी का फैसला सही है या गलत। एक सर्वे के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार लगभग 220 मिलियन फ़ोन है, स्मार्टफोन है भारत में, यानी कि अगर इतने लोगों के पास स्मार्टफोन और उसमें से महज 5 लाख उनको इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, और जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि 5 लाख में से लगभग 90% लोगों ने कहा कि उनका ये फैसला सही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के सर्वे पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी कई नेता शक की सुइयां घुमा रहे हैं और तीर चला रहे हैं तंज के। बहरहाल इस बीच केंद्र सरकार पर नोटबंदी से जुड़ी सूचनाओं के गलत तरीके से इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। पिछले 16 दिनों से आम लोग सही पल पल बदलते सरकारी आदेशों की वजह से बदहवास है। वहीं केंद्र की घोषणाओं के बावजूद सरकारी व निजी बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के पास आदेश नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि आपस में ही तालमेल नहीं दिख रहा विभिन्न विभागों का, जिनसे आम लोगों की तकलीफ पूरी तरह से बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पर अपने प्रचार तंत्र की मदद से सरकारी सूचनाओं को पार्टी के फायदे में इस्तेमाल करने और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का आरोप भी लग रहा है। विरोधी दलों का कहना है कि जनधन योजना के तहत जमा हुई रकम को लेकर उनके खिलाफ कुप्रचार हो रहा है। वहीं बीपीएल खातों और जनधन खातों को लेकर आम लोगों में कानूनी कार्रवाई का भय भी समा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए नोटबंदी नहीं की है तो उसे विपक्ष और आम लोगों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देना चाहिए। उसे बताना होगा कि लघु बचत खातों में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करने पर रोक क्यों लगाई गई है, जबकि पूरे देश में 30 दिसंबर तक ये नोट जमा किए जा सकते हैं। इन लघु बचत खातों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स यानी एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी एससीएसएस और किसान विकास पत्र शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने 2016-17 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली 0.1% की कटौती भी कर दी है। इससे लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य लघु बचत योजनाओं पर रिटर्न कम मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर को 7.8% से घटाकर 7.7% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अब किसान विकास पत्र 110 महीने के बजाय 112 महीने में मैच्योर होंगे। ग्रामीण भारत के लोग इन्हीं खातों में अपना पैसा जमा करते रहे हैं। वहीं ऑनलाइन कंपनियों और शहरी लोगों के लिए बहुत तरह की रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। क्या सारा काला धन गरीबों और किसानों के खाते में ही जमा है? क्या सरकार की निगाह में सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने वाला ही अपराधी है? क्या सरकार अमीर को अमीर होने का हक दे रही है और गरीब को अमीर बनने का ख्वाब देखने की सजा देना चाहती है? यहाँ तक कि बच्चों के नाम से खोले जाने वाले रेकरिंग डिपॉजिट्स में भी पुराने नोट लेने से इनकार किया जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसी नीतियां लागू कर सकती है। ये सवाल अब ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले सहकारी बैंक भी उठा रहे हैं। नोटबंदी के 15 दिन होने पर ही उन्हें नोटों की अदला बदली का अधिकार दिया गया, जब निजी और सरकारी बैंक नाकाम नजर आ रहे हैं। सहकारी बैंकों की यूनियन इसे साजिश के तहत देख रही है। उनका कहना है कि सहकारी बैंकों को 15 दिन तक अपने खाता धारकों को मदद की बजाय हाथ पर हाथ धरकर बैठना पड़ा। वहीं निजी बैंकों को बढ़त लेने का खूब मौका मिला। ऐसे ही सवाल सरकार पर बड़े बड़े ऐलान कर वाहवाही लूटने का भी खड़े हो रहे हैं। नोटबंदी से लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए तमाम तरह की राहत के ऐलान के बाद भी जमीन पर उनका कोई असर नजर नहीं आता। बैंक अधिकारी कहते हैं, जब हमारे पास आदेश आएगा तब आना। सहकारी बैंकों को नोट अदला बदली का ऐलान तो हो गया, लेकिन उन तक कब पहुंचेगा, ये सवाल अब विपक्ष भी पूछ रहा है। जिन संस्थाओं बैंकों तक सूचना पहुंचनी चाहिए, वहां मीडिया में ऐलान के बाद भी कई कई दिन तक सरकारी आदेश नहीं पहुंच रहा है। वहीं सूचनाओं को चुनावी हित में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ताजा सवाल खड़ा हुआ है जनधन योजना के खातों में जमा हुए 21,000 करोड़ रुपयों पर। जोर शोर से बताया जा रहा है कि जनधन योजना में इतना पैसा कहां से आया, वो भी पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ। बाकी प्रदेशों का कोई जिक्र नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के नोटबंदी विरोध के मद्देनजर ऐसे आंकड़े जारी किए गए हैं।
वहीं अगर रकम की बात की जाए तो देश में 24 लाख करोड़ जनधन खाते हैं। अगर हर जमा खाते का औसत निकाला जाए तो हर खाते में 875 रुपये के आसपास राशि जमा हुई है। क्या इस देश में प्रति खाता इतनी रकम जमा होना अपराध है? क्या देश के सकल घरेलू आय में बड़े बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों की आय नहीं जोड़ी जाती है? मोदी जी के गरीबों के हित में लिए गए फैसले के बावजूद ये प्रचार जनता में सरकार के प्रति विश्वास को कम कर रहा है। पिछले ही दिनों दीमापुर में पकड़ी गई 3.5 करोड़ की नकदी को भी मोदी जी की योजना की कामयाबी के तौर पर प्रचारित किया गया, जबकि बाद में मालूम हुआ कि ये धन अवैध नहीं था। यही नहीं, बीपीएल खाते में 27,000 रुपए से ज्यादा जमा होने पर उसका नाम बीपीएल श्रेणी से हटा देने का ऐलान हुआ है। स्याही लगने के बावजूद अगर दोबारा अपने खाते में रकम जमा करने या 48,000 रुपए से ज्यादा जमा होने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा, जिसके तहत 7 साल की कैद का प्रावधान और बीपीएल कार्ड रद्द करने का प्रावधान किया गया है। नोटबंदी से खुदरा व्यापारी, मजदूर, किसान जहां भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, वहीं नौकरशाही के ये ऐलान दहशत पैदा करने वाले हैं। आयकर विभाग एक ऐसा अमला बन गया है जिसका खौफ उन पर भी पैदा किया जा रहा है जिन्होंने अपनी बचत के पुराने नोट जमा कराए हैं। और इन तमाम फैसलों को आप देखें और इन तमाम जो बातें चल रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि आयकर विभाग सब चीज़ों पर नज़र रखेगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंस्पेक्टर राज की पुनर्वापसी हो रही है। सबसे जो बात ये बहस उठी इसलिए है कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि 21,000 करोड़ जनधन योजना वाले बैंक अकाउंट्स में जमा हो रहे हैं। सरकार के ही आंकड़े के हिसाब से लगभग 22 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं और 21,000 करोड़ को यदि आप भाग दें तो लगभग 932 रुपये एक अकाउंट में है। इसको क्या हम ब्लैक मनी माने, क्या इसको हम काला धन कहें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसी तरह से बीपीएल को लेकर जिस तरह से सरकार ने कहा कि 27,000 रुपये तक ही उसकी लिमिट है, उसकी सीमा है। अगर 48,000 रुपये जमा होता है तो उस पर जांच होगी और बीपीएल का जो स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई ये सारा फैसला सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर किया है? ये सारे सवाल अपने आप में इतने बड़े हैं जिसका जवाब आम जनता चाह रही है, लेकिन किससे मांगे उसे पता नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले भी साफ किया है कि वो नोटबंदी के जरिए ऑनलाइन लेन देन का बढ़ावा करना चाहती है। नोटबंदी के मुद्दे पर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार डिजिटल मनी पर जोर दे रही है और डिजिटल बैंकिंग को मिशन के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यबल गठित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि देश में 80 करोड़ कार्ड सर्कुलेशन में, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगभग 80 करोड़ हैं। 40 करोड़ कार्ड्स का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में डिजिटल वॉलेट से लेन देन और बढ़ेगा, फिजिकल करेंसी सिकुड़ेगी लेकिन बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खरीदारों को लेकर देश में जो लोगों की आदत है वो अब धीरे धीरे बदलेगी और बदल रही है। लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने माना कि ग्रामीण इलाकों में कैशलेस लेन देन में दिक्कत होगी, लेकिन जहां मोबाइल ऐप पहुंचने में दिक्कत है वहां पीओएस मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। One startling figure which came out in the course of this meeting today is that there are already 80 crore cards in circulation, of which 40 crores are being actively used by people. And the measure of active user is judged from the user at the ATM machines itself. तो लगता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जो बात कहना चाहते थे शायद उसको पूरी तरह से कह नहीं पाए या समझा नहीं पाए। दरअसल अरुण जेटली की बात मान भी ली जाए कि 80 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स चलन में हैं, जिसमें से कई लोग एक से ज़्यादा कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश में जनधन योजना के तहत 24 लगभग जनधन योजना को मिला भी ले और सामान्य अकाउंट्स को भी मिला लिया जाए तो 24 करोड़ बैंक अकाउंट हैं और करीब 20 करोड़ इसमें से 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास यदि मैं आपको बताऊं तो सामान्य अकाउंट हैं और लगभग 22 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। तो कुल मिला के लगभग 25 करोड़, अगर मैं बढ़ाकर भी बोलूं तो लगभग 25 करोड़ अकाउंट्स हैं। ऐसे में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स इतने हैं, अपने आप में ऐसा लग रहा है कि शायद आंकड़े इतने ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि उसमें से कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई या कुछ भूल हो गई या फिर उनकी ज़बान फिसल गई। दरअसल इतने तरह के आंकड़े नोटबंदी और उसके विरोध में सामने लाए जा रहे हैं कि लगता है कि वित्त मंत्री इन आंकड़ों में उलझ गए और कुछ और बताना चाहते थे, कुछ और बता गए। और यदि उनकी इस बात को भी सही मान लिया जाए तो इसमें अपने आप कई सवाल और उठते हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी क्रेडिट कार्ड
और डेबिट कार्ड तो दूर, बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, बैंक भी नहीं है और न ही उनके पास बैंक अकाउंट है। कई लोग भी ऐसे हैं। अगर उन पर भी ध्यान दिया जाए तो उनका कामकाज कैसे चलेगा? क्या वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कैशलेस इकोनॉमी का सपना देखना बहुत प्रायोगिक है? इस पर तमाम तरह के सवाल पहले से भी उठाए जा रहे हैं, आज भी उठ रहे हैं। इसका जवाब जाहिर सी बात है कि सरकार को भी ढूंढना है। ढूंढना बहुत कुछ और भी है और ऐसे में आम आदमी से लेकर हर आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी भी एक चेहरा ढूंढ रहा है जो बेहद अहम है, जिस पर विश्वास करके हम और आप अपने अपने पर्स में, अपने अपने तिजोरी में, अपने अपने वॉलेट्स में, अपने अपने जेब में पैसे रखते हैं, जो हमसे ये वादा करता है कि धारक को हम इतना पैसा देने का वादा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की। हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि 8 नवंबर के बाद उर्जित पटेल कहाँ हैं? सोशल मीडिया पर आजकल ये सवाल बड़ी तादाद में पूछा जा रहा है। दरअसल इस मौके पर उर्जित पटेल के सामने न आने की वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है। हर तरफ नोटबंदी को लेकर तमाम तरह की बहस, तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन उर्जित पटेल खामोश हैं। ऐसे समय में जब इस मामले में देश की संसद और संसद के बाहर बवाल मचा है, सड़क से संसद तक एक ही बात की चर्चा चल रही है कि नोटबंदी का क्या असर है, नोटबंदी के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, नोटबंदी से क्या आने वाले समय में हमारा भविष्य सुधर जाएगा। ऐसे में उर्जित पटेल का चुप रहना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसी बीच बैंक यूनियनों ने भी उर्जित पटेल से इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन उर्जित पटेल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दरअसल या तो उर्जित पटेल ये समझ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने नोटबंदी को लेकर पूरी तैयारी नहीं की थी और जब भी वो सामने आएंगे तो उन्हें उनसे तमाम तरह के सवालात पूछे जाएंगे, या फिर वो ये मानते हैं कि नोटबंदी सरकार का फैसला है और सरकार को खुद इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता को लेकर इस पूरे मसले पर और खासकर उर्जित पटेल के नहीं आने से इसकी विश्वसनीयता पर गहरा झटका लगा है। रुपए की कीमत और गिर गई है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रुपए डॉलर के मुकाबले 2.5 साल में सबसे नीचे है। 2015 के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए इस वक्त 68 रुपये 86 पैसे हो गया है, जो कि सबसे निचला स्तर है। उस बीच सेंसेक्स भी ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर केसी चक्रवर्ती लंदन से फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती साहब, एपीएन में आपका स्वागत भी है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या सरकार के नोटबंदी के फैसले को वापस लिया जा सकता है? जिस तरह से तमाम परेशानियां हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि, और जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिंदुवार ये बताया और तमाम सवाल रखे और ये स्पष्ट किया कि सरकार की तैयारी सही नहीं है और ये गलतियों का स्मारक है। ऐसे में क्या सरकार को सोचना चाहिए कि वो नोटबंदी के फैसले को वापस ले? नहीं, वो बहुत मुश्किल है जी। माने ये नोट जो है फिर से भेजना पड़ेगा। अभी तक नया नोट छाप दिया है तो डबल नोट हो जाएगा। उसके बाद जो है माने इसका इतना जो खर्चा हुआ, इतना जो तकलीफ हुआ, 7 लोग मर गए, ये सब का सवाल आएगा ना। मैं फिर ये सब हुआ जी, सब कुछ वापस नहीं हो पाएगा। लोग जो इतने देर तक जो लाइन में खड़े रहे, ये सब पूरा चीज है। तो कुछ चीज ऐसा हो जाता है जो एक बार तीर हाथ से निकल जाता है जी, इसको लौटाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, और खासकर अर्थव्यवस्था की बात हो तो ये मुश्किल और भी बड़ी है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि लेकिन जो जनता को दिक्कतें हो रही हैं, आज भी वो कतार में है, सभी के पास पैसा नहीं है, लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? भाई देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये उठाया क्या जाए वो तो ठीक है। देखिए, उठाना तो ये है कि अगर मेरा पैसा बैंक में है, वो पैसा मैं क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता। ये फंडामेंटल सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने वही सवाल उठाया जी, बिल्कुल, कि भाई आप कुछ भी करो, डिमोनेटरी करो, मेरा पैसा है, मैं क्यों नहीं विड्रॉ कर सकता हूँ जितना पैसा चाहिए जी। ये क्या चीज है? तो अगर ये है तो ये सिस्टम को, मगर उसके लिए क्या है, नया नोट है कि नहीं, वो सब बैंक ब्रांच में पहुंचा है कि नहीं, वो चीज है। तो ये जो है बड़ा मुश्किल चीज है। इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में सरकार को सोचने का
लेकिन भाई ये कैसे करें, क्या हम ये अभी जो है 500,000 का नोट अभी 4 जगह चल रहे हैं, 10 जगह में चला है, मैंने क्या करेंगे तो उसको बिल्कुल। और ऐसा होता है चक्रवर्ती साहब कि हर बार चाहे कितनी भी बहस हो जाए तमाम सवालात उठते हैं और बात इसी पर अटक जाती है कि सरकार ने जो भी घोषणा की उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं की और उसका सीधा खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये कदम आरबीआई के अधिनियम की धारा 26(2) के खिलाफ है? ये पहले ये फैसला कैसे आया वो पता लगाने का है जी। रिजर्व बैंक ये क्या है, गवर्नमेंट के पास राइट है इसको लीगल टेंडर कैंसिल करने के लिए, इसमें कोई बात नहीं। तो उस समय रिजर्व बैंक उसको नया नोट दे देगा, समझिए नहीं, वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस टू पे मतलब वो नहीं है नया नोट देगा, इक्विवेलेंट वैल्यू दे देगा, दूसरा कोई अगर करेंसी है सोना है तो सोना दे देगा, जो भी है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि वो रिजर्व बैंक, मगर वो रिजर्व बैंक मीट कर पा रहे हैं कि नहीं वो हमें देखने का है। वो तो अभी रिजर्व बैंक तो बता रहा है कि आप अपने बैंक में जमा करो, ठीक है, बैंक में जमा करो, बाद में वैल्यू देगा कि नहीं देगा वो तो रिजर्व बैंक के ऊपर है। देखिए रिजर्व बैंक को तो टैक्स से मतलब नहीं है, ब्लैक मनी से मतलब नहीं है। रिजर्व बैंक को नोट अगर जमा कर दे हम उसका वैल्यू आपको दे दें जी। उसमें तो अभी तक रिजर्व बैंक बता नहीं रहा है कि मैं नहीं दूंगा जी। बिल्कुल। और शायद है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है, मेरा पैसा बैंक में है, लेकिन बैंक को देखने का है, बैंक के इसमें केस होना चाहिए कि बैंक कैसे मुझे मना कर सकता है पैसा देने। जी बिल्कुल। और रिजर्व बैंक की तरफ से सुरजीत पटेल जिस तरह से गायब है और इन तमाम बातों पर नहीं बोल रहे, उससे जनता की परेशानी और इसमें जो असमंजस की स्थिति है वो कुछ और ज्यादा ही बढ़ रही है। लेकिन चक्रवर्ती साहब ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 22 अरब नोट बाहर निकाले गए हैं और साल भर की छपाई जो रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर बताई जाती है कि यदि दिन रात रिजर्व बैंक छपाई करे तो लगभग 24 अरब नोट निकलेंगे यदि दिन रात यानी कि सभी पालियों में छपाई की जाए। आपको लगता है कि नोटों की किल्लत इतनी जल्द खत्म हो जाएगी और लोग वाकई अपने अकाउंट से जो भी पैसा वो जमा कर रहे हैं वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और उन्हें पैसा वो मिलेगा? जो बाहर निकला है वो तो ठीक है, मगर ये आप जो 26-22 बिलियन नोट खाली 500,000 का नोट का बात बता रहे हैं, मगर इसके अलावा 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है। 26 बिलियन की कैपेसिटी है, प्रिंटिंग कैपेसिटी वो 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, सबका लेके है। अगर आप इस तरीके से विचार करेंगे कि 26 बिलियन कैपेसिटी है और 22 बिलियन में 1 साल लगेगा मुझे पूरा नोट प्रिंट करने में, मगर जब हम कोई 100 का इसका उसका वो खाली 40 मिलियन हम प्रिंट करेंगे उसका नोट, तभी ये हो पाएगा। उसके अलावा कुछ करेंसी हर वक्त खराब होगा, रिप्लेसमेंट के लिए आएगा, 10 का, 5 का, 100 का, 50 का, उसका नंबर है कि अगर आपकी कैपेसिटी 26 मिलियन है, 22 मिलियन नोट निकल गया है खाली 1000 का, 500 का, आपको 100 का भी नोट प्रिंट करना है, 10 का भी, 20 का भी, 50 का करना है, तो 1 साल तो आपको रिप्लेसमेंट करने में लग गया। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चक्रवर्ती इसमें ऐसे सवाल उठ रहे हैं जैसा कि आपने बताया कि इतना सब कुछ आसान नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरा पैसा है और जनवरी में सब बातें ठीक हो जाएंगी। अभी तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब धीरे धीरे समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरी योजना पर बहुत ही एडहॉक तरीके से काम हो रहा है? देखिए ये तो एडहॉक चल रहा है, इसका मतलब कोई सोच नहीं है। जैसे ये तो जिसका है, हम रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, क्या तकलीफ आने वाले पता नहीं है, क्या तकलीफ आता है, प्रॉब्लम आता है और आगे देखते हैं उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है कि इसमें बहुत अधिक सोच विचार नहीं हुआ है इसके बारे में। कोई बहुत अच्छा गेम प्लान गवर्नमेंट के पास नहीं है अभी तक, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके पास नहीं है। तो ये सवाल है कि आप जो है एज एंड व्हेन आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है उसको आप टैकल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जिसको हम बताते हैं फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है जी जी बिल्कुल। और सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है, जब जब आग लग रही है उसे बुझाने की कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चक्रवर्ती देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 नवंबर को देश भर में 500 और 1000 के नोट जब बंद होने के बाद से पैदा हुआ हालात में अब तक कोई तब्दीली नहीं आई है। आज भी देश भर में बैंकों और एटीएम पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यानी सीधे शब्द में कहा जाए तो हालात जस के तस हैं और आम लोगों की दिक्कतें भी अभी भी बरकरार हैं। नोएडा में एक एटीएम के बाहर से लोगों की दिक्कतों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद चौरसिया ने। 8 नवंबर को मोदी सरकार का एक फैसला आता है। 500 और 1000 के नोट बंद, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग जबरदस्त तरीके से शुरुआती दौर में विरोध करते हैं। इस फैसले को लागू हुए 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब क्या जिस तरह की छूट दी गई वो कामयाब हुई? 15 दिन के बाद लोगों का गुस्सा कम हुआ है, दिक्कतें किस तरह की बदली, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ये तमाम लोग, इनसे मैं बात करूंगा। भैया, सबसे पहले आपके पास दिक्कत कम हो रही है या फैसला ठीक है या गलत, क्या कहेंगे आप? दिक्कत बहुत ज्यादा है। राशन के लिए पैसा नहीं है, कमरा किराए से ले रखा है, मकान मालिक किराए के लिए कह रहा है रूम खाली कर दो, नहीं है पैसा। सरकार को अगर नोट बंद करना था तो पहले से पर्याप्त नोटों की व्यवस्था करती। जिनके यहाँ शादी है और इधर जो डेली यूज की सर्विसेज है, लाइक सब्जी वाला है, न्यूज़पेपर वाला है, दूध वाला है, उनके लिए तो आप भी देते होंगे उस तरह से। प्लास्टिक मनी तो उनको देंगे नहीं, उनको नहीं दे सकते। की दिक्कतें हैं। आपको लग रहा है भैया, आपको लग रहा है किस तरह की दिक्कत है? दिक्कतें है, बैंक वाले परेशानी करते हैं। ये पैसा टाइम से नहीं देते हैं, सर्वर डाउन करके चले जाते हैं। मुझे जो दिक्कत है 2000 का नोट डाल रहा है बराबर 500, 1000, 500, 100, 500 के डाला तो दिक्कत नहीं है। और 2000 का कोई सौदा लेने जाए तो कोई खुला नहीं करता है। 1000 का नोट, 2000 का नोट निकलता है उसमें से। अब राशन लेने जाएंगे तो कहेगा भाई इतना छुट्टा नहीं मिलेगा, तो यही प्रॉब्लम है। क्या ये व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए? गुस्सा है इसको लेके? गुस्सा तो जरूर है। मोदी जी ने जो भी किया है अपने हिसाब से तो सही किया है, लेकिन हमें कितनी दिक्कत हो रही है। मतलब यहाँ भले ही छोटे नगर हैं, महानगर है, वहाँ दिक्कत भले ही कम हो। आप एक बार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखें, किसानों की बुरी हालत है। जो उन्होंने किया वो तो अच्छा किया है, पर हमें दिक्कत हो रही ना। हमारी खेती सब उजड़ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खाएंगे क्या आगे? 50 दिन का वक्त प्रधानमंत्री मांगा है, हमें देना चाहिए उनको। तो लोग ऐसे अभी भी लोग हैं जो भरोसा जता रहे हैं कि जो वक्त मांगा गया था वो वक्त वो लोग रुकने के लिए और देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कतें हैं, ये भी तमाम लोगों से बात करके ये भी लगा कि दिक्कत है और सरकार को कहीं ना कहीं एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर बढ़िया से अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, व्यवस्था रहे, तो शायद ये मुसीबत कम हो पाएगी। कैमरामैन विवेक के साथ मैं अरविंद, APN नोएडा। जी हाँ, तो आम हो या खास, बड़ा हो या छोटा, नोटबंदी का असर हर कहीं पर और हर किसी पर पड़ा है। बैंकों और एटीएम के सामने भीड़ तो सबको दिख रही है, लेकिन इसका असर घर परिवार पर, यहाँ तक कि किचन पर भी पड़ा है। घर का बजट संभालने वाली महिलाएं नोटबंदी के असर से बच नहीं पाई हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर देहरादून या रांची या कोई गाँव या फिर दिल्ली, हर जगह स्थिति एक जैसी ही है। नोटबंदी का 16वां दिन है, जहां बैंकों में लंबी लाइनें लगी हैं, वहीं घरों को संभालने वाली गृहिणियों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक हाउसवाइफ है, हम उन्हीं से जानते हैं कि घर चलाने में उन्हें कितनी दिक्कत है। हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं सही है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हर चीज में हो रही है, जिस भी चीज पे आप बोलिए। सब्जी खरीदने में, राशन घर में लाने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना कर, क्योंकि 2000 की नोटें तो छुट्टे नहीं मिल रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से। अरे सब्जी लेने में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम सब्जी कितने की लेंगे। फिलहाल तो नीचे जाते हैं तो 20 की, 25 की, 50 की सब्जी, लेकिन क्या कर रहे हैं दुकानदार भी कि हमें लेना है 50-100 की सब्जी तो वो पूरे 500 की सब्जी लेंगे, क्योंकि उनके पास ये पैसा है ही नहीं। वो हमें वापस क्या करेंगे? और या तो फिर उनसे हम पूरे 500 की सब्जी ले लें, पूरे 1000 की सब्जी ले लें। 1500 के नोट बंद होने के बाद जहाँ आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जानते हैं कि घर में जो महिलाएं काम करती है उन पर इसका कितना असर पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है उनकी रसोई को उन्हें संभालने में, कितनी दिक्कतें उन्हें आ रही है। शुरू में जो कुछ बचे थे वो हम दे रहे थे, 1-2 दिन तो चला, लेकिन धीरे धीरे हमेशा ही नहीं रह पाते इतना खुले। हम पे भी कहाँ जॉब वाले भी नहीं है, इस तरह से जो कुछ बचा रखे थे घर पे 1-2 दिन तो वो चले, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है तो फिर उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है हमें। बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चे उनको भी संभालना है, तो कब तक खड़े रहें? जब तक हम जाते हैं हमसे पहले काफ़ी लोग आगे खड़े रहते हैं। बहुत देर में अगर बारी आती है तो तब तक एटीएम में पैसे भी नहीं मिल पाते हैं, हमें ख़त्म हो जाते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद हुए 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि अब लोगों के किचन में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, बड़े नोट लेकर के जाते हैं, लेकिन उन्हें चेंज नहीं होने के कारण वो सामानें नहीं मिल पाती है जिससे वे अपने किचन में बेहतर खाने का व्यवस्था कर सके। आपको दिखा सकते हैं
एक घर का नज़ारा जहां पे नोटबंदी की मार लगातार झेलती दिख रही है। सूना पड़ा हुआ है पूरा किचन। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ ये अपनी दिनचर्या चलाती हैं, लेकिन जब से नोटबंदी हुई है तब से काफ़ी परेशानी हो रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ गृहिणी हैं, जानेंगे कि नोटबंदी का किचन में क्या असर हुआ है। हम लोग कुछ सामान सब नहीं खरीद पाते हैं, दाल चावल सब चेंज नहीं देते हैं ना, बड़ा नोट का। छोटा नोट में तो नहीं हो पाता है सारा सामान हम लोग का, और कहीं भी काम जाते हैं हम लोग को बड़ा नोट दे देते हैं, किसे चेंज करा लो और सामान ले लो। तो यही हाल हर जगह का है। और बाबा नागार्जुन की लाइन याद आ रही है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई चूल्हे के पास। चलिए, अब मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के असर जो सबसे तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं उसमें से जो वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है किसान। नोटबंदी के मार सबसे ज़्यादा यदि किसी को पड़ी है तो वो किसानों और गरीबों पर पड़ी है, जो हर दिन कमा कर खाते हैं, जिनकी जेब में चंद खुले पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। जीवन भर की गाढ़ी कमाई बैंकों में जमा करनी पड़ रही है और उसे वापस पाने में पसीने छूट रहे हैं और वापस मिल भी नहीं रहा है। किसानों के पास खेती बाड़ी तक के लिए हाथ में पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में हमारे अन्नदाता किस हाल में हैं, देखिए इस कुछ प्रतिक्रियाओं में। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी ने पुराने 500 के नोटों पे किसानों को खाद देने का फरमान भी जारी कर दिया है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें पुराने नोटों के बदले दुकानों पे खाद मिल रही है। पुराने 500 नोट पे खाद नहीं मिल रही है। खाद की बोरी कम से कम आपके 1000 रुपए का आती है, और 1000 रुपए के खुले न होने के कारण उसको खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। मोदी सरकार से यही बात कहना है, खाद तो मिल नहीं रही है, 500 नोट चल रहे हैं, कोई जनता, कोई व्यापारी या कोई दुकानदार कोई लेने की तैयार ही नहीं है। किसान पे सबसे बड़ा असल तो यह है कि किसान को जो खाद और बीज जो किसान लेता है वहाँ नोट नहीं चल रहे। किसानों पे इसका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सहकारी समितियों में जो पैसे नहीं चल पा रहे उसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। प्राइवेट दुकानदार पैसे नहीं ले पा रहा, तो खाद और बीज जो किसान की समस्या है, जैसे आलू की बुआई चल रही थी उस पर एकदम ब्रेक लग गया, मजदूर पैसे लेने को तैयार नहीं है। किसानों का चूंकि ये बुआई का 15 अक्टूबर से और पूरे दिसंबर तक पीक आवर होता है, जिसमें उसकी सारी फसलें चाहे आलू हो चाहे गेहूं हो सभी बिजाई के लिए तैयार होती है। किसान के पास पेट्रोल डीजल के लिए तो थोड़ा ये समझो पेट्रोल पंप पर सरकार की उससे थोड़ी राहत है कि जो डीजल मिल जाता है ट्रैक्टर के लिए, वरना जो बीज खरीदना है या बाकी चीज़ें जो खरीदनी है या उसको मजदूर का पेमेंट करना है, उसके लिए किसान तिराही है। पुराने नोट लेने से उन्होंने कहा नए नोट हैं तो 100 के लियो। अब बताओ काश्तकार को जब खाद नहीं मिलेगा वो बुआई कैसे करेगा। बीज तो मिल रहा जी, खाद मिल नहीं रहा, तो गेहूँ कैसे हो जाएगा बगैर बीज के। क्या दिक्कत आ रही है? जब खाद नहीं मिला दिक्कत ही, लेट होता जा रहा। क्या 500 का 1000 का नोट चलाने थे, वो गेहूं बोने थे और गेहूं बोने के लिए खाद लेने आए थे, तो 500 का तो उन्होंने मना ही कर दिया लेने से। तो नोटबंदी से तमाम जगहों की जो दिक्कतें हैं वो हमने आपको दिखाई। और कल नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर बड़ी सुनवाई है और उसके बारे में भी हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी खबर आई है उससे वो हम आपको बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की उस अर्जी पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है जिसमें कहा गया है कि पनामा पेपर मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका में उसको पार्टी के तौर पर बेवजह शामिल किया गया है। इस जनहित याचिका में उन भारतीयों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है जिनके नाम पनामा पेपर्स में आए हैं और उनके कथित तौर पर विदेशी बैंकों में खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और सेबी किस तरह इस याचिका से जुड़ी है ये जानना चाहा है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने यह निर्देश सेबी के वकील अरविंद दातार से कहा है कि पनामा पेपर लीक मामले से सेबी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा दातार ने जस्टिस दीपक मिश्रा को बताया। और सेबी का नाम इस पूरे मसले में बेवजह घसीटा जा रहा है। उधर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इस मामले की जांच में लगी हैं। इस समूह ने सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की गई एसआईटी को 5 रिपोर्टें सौंपी हैं।
और सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए भारतीय जवान मनोज कुशवाहा को गाजीपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। वीर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और शहीद कुशवाहा को एपीएन का भी नमन। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर की और उसमें अमेरिका की खबर लेते हैं जो कि बेहद अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने थैंक्स गिविंग परंपरा के तहत अपने कार्यकाल में आखिरी बार टर्की पक्षियों को जीवन दान दिया है। थैंक्स गिविंग सालाना आयोजित की जाने वाली एक परंपरा है जिसमें अमेरिकी नेता 2 टर्की पक्षियों को जीवन दान देता है। और देश की बात में अब बात इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 24 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये सभी प्रमुख हैं। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का निधन हुआ था। 1859 में चार्ल्स डार्विन का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन हुआ था। 1944 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1988 में दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार दिया गया था। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 8 सालों के निर्वासन के बाद देश वापस पहुंचे थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ही के दिन मशहूर कलाकार अमोल पालेकर का भी जन्म हुआ था। तो वो एक ऐसे कलाकार हैं जिसे आम आदमी का कलाकार कहा गया। हम बात कर रहे हैं अमोल पालेकर की हैं। जी हाँ, आज अमोल पालेकर का जन्मदिन है। जैसा कि हमने आपको बताया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त था जब एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन का सिक्का चलता था और फिल्मों के इस कॉमन मैन ने अपना जादू किस तरह से बिखेरा, सिने प्रेमियों के दिलों में कैसे अमोल पालेकर दशकों तक राज करते रहे और धीरे से उनके दिमाग में घुसकर दिल में बसे रहे, ये सब कुछ आप देख सकते हैं इन कुछ खास शॉर्ट्स में और कुछ खास गीतों के जरिए। तो आपको अमोल पालेकर के कुछ खास अभिनय की अंदाज के साथ छोड़ जाती हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।